आपने ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा होगा। आदमी के कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसके शरीर पर एक रहस्यमयी लोशन लगाया जाता है जिसे बार बार थपथपाया जाता है जब तक वह पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो जाता। इसके बाद उसके गले में एक बड़ी घड़ी लटकाई जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम शुरू होने वाला है। वे आदमी का हाथ दीवार के बाहर कर देते हैं। आदमी की अभिव्यक्ति से ही पता चलता है कि यह कितना भयानक है। चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं, लेकिन अचानक ही सब शांत हो गया। असल में वे इस वक्त एक ट्रेन में थे और बाहर का तापमान -300 डिग्री तक पहुंच चुका था। बस शांति थी। क्षण भर में उसका हाथ बर्फ की छड़ी बन गया और पूरी तरह से सुन्न हो गया। पास में 800 टन का एक विशाल हथौड़ा तैयार था। जैसे ही हथौड़ा गिरा, बर्फ के टूटने की आवाज आई और आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई दी। दूर के 2024 वर्ष में पृथ्वी ने पहले ही हिमयुग में प्रवेश कर लिया था। कहा जा सकता है कि हर जगह बर्फ की चादर बिछी थी और सभी प्रजातियां समाप्त हो चुकी थीं। केवल कुछ ही लोग जो बच गए हैं वे एक कभी न रुकने वाली ट्रेन में रहते हैं। ट्रेन में लोग अलग अलग श्रेणियों में बंटे हुए हैं। अमीर लोग ट्रेन के आगे के हिस्से में रहते हैं और रंगीन और आरामदायक जीवन जीते हैं। यहाँ न केवल लोगों का जीवन कठिन है, बल्कि बार और डांस फ्लोर जैसी भोगविलास की जगहों के अलावा कपड़ों की दुकान और डेंटल क्लिनिक जैसी उच्च गुणवत्ता की सेवा परियोजनाएं भी हैं। सभी सुविधाएं पूरी हैं, लेकिन ट्रेन के पीछे रहने वाले गरीब लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है और जगह बहुत तंग है, जहाँ एक बोतल में 10 से ज्यादा लोगों को समेटना पड़ता है। भोजन भी बहुत कमी है और हर दिन गाड़ी के आगे वाले हिस्से से भेजे गए थोड़े से प्रोटीन पर ही किसी तरह गुजर बसर होती है। किसी को नहीं पता कि यह चीजें किस चीज से बनी है। ये केवल लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है। इसके अलावा अमीर लोग लगातार उनसे बच्चों को छीन रहे हैं। यदि वे विरोध करना चाहें तो परिणाम यही होता है कि उनकी बाहें जबरन तोड़ दी जाती हैं। जहां दमन है वहां प्रतिरोध होता है। सहन शक्ति समाप्त हुई तो छोटू ने अपने हाथ में रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। वह एक मौका तलाश रहा था। जैसे ही सभी पीछे के डिब्बों के दरवाजे खुले, वह तेजी से आगे बढ़ा और पहरेदार की बंदूक पकड़कर अपनी कनपट्टी पर लगाई और फिर ट्रिगर दबा दिया। दरअसल छोटा शुई पहले ही यह जान चुका था कि उनकी गोलियां कई बार की बगावत में खत्म हो चुकी थीं। सबने पहले से तैयार किए गए लोहे के ड्रम को उठाया और रास्ते को बंद कर दिया। फिर छोटा शुई ने सबसे पहले हमला किया और गार्ड को चौंका दिया। उसके बाद सब लोग झुंड में टूट पड़े, मगर तभी उनका सामना एक भारी भरकम शख्स से हो गया। उसको पार करना मानो एक पहाड़ लांघने जैसा था, जिसने सबको ठिठका दिया। उसी वक्त जब सब असहाय से दिख रहे थे, करीबों में से एक शीर्ष हत्यारा आगे आता है और एक ही वार में उसे मात दे देता है। वे पहले जेल वाले डिब्बे में पहुंचते हैं और दुनिया के सबसे अच्छे ताले खोलने वाले विशेषज्ञ जुएनमाओ जी को रिहा करते हैं, क्योंकि आगे के सभी अवरोधकों को खोलने के लिए उसकी जरूरत होती है। इसी दौरान जुएनमाओ जी ने बगल की जेल भी खोल दी, जहां उसकी बेटी शाओमी बंद थी। शाओमी के पास एक अनोखी संवेदनशीलता है, जिससे वह 10 मीटर के दायरे में सभी स्थितियों को समझ सकती है। क्या ये खेला जा सकता है? वास्तव में अंदर कोई नहीं था। उन्होंने लंबे समय बाद सूरज की रोशनी देखी। लंबे समय तक अंधकार में रहने के कारण वे तुरंत उसकी ओर देख नहीं सके। शीशे के पार से उन्होंने देखा कि बाहर अब भी सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। कोई एहसास नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई जीवन नहीं, सब कुछ निस्तेज था। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर उन्होंने दूसरा दरवाजा खोला। अंदर बस एक व्यक्ति था और यह जगह उनके मुख्य भोजन प्रोटीन का उत्पादन केंद्र थी। यह देखकर लोग तुरंत पागल हो गए और इसे अपने जेबों में भरने लगे। लेकिन जब छोटे ने प्रोसेसिंग टैंक खोला तो जो उसने देखा वह लगभग उसे उल्टी करवा देता। उसमें सिर्फ भरे हुए तिलचट्टे थे। गरीब लोग 17 वर्षों से जो भोजन खा रहे थे वह वास्तव में इन गंदे तिलचट्टों से बना था। उसने यह बात दूसरों को नहीं बताई और गुस्से में प्रसंस्करण करने वाले को मार दिया। मजबूर होकर वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही उसने अगला डिब्बा देखा, छोटी मी के चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, दृष्टिगोचर हुआ कि वहां सैकड़ों नकाबपोश हमलावर थे, जिनके हाथों में बिजली की कुल्हाड़ी थी। जब शाओशुआई पूरी तरह से हक्का बक्का था और समझ नहीं पा रहा था कि वे नकाब क्यों पहने हैं, तब इन हमलावरों ने रात में देखने वाले चश्मे पहन ली। उसके तुरंत बाद डिब्बे की सारी लाइटें बंद हो गईं और ट्रेन एक लंबी सुरंग में प्रवेश कर गई। वे यहाँ गरीबों का सफाया करना चाहते थे। ये तो बस एक तरफा कत्लेआम था। गरीब लोग बस अंधेरे में बिना सोचे समझे इधर उधर हाथ चला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उपद्रवी रात में देखने वाली पोशाक का उपयोग कर गरीबों पर सटीक हमला कर रहे थे। संकट की घड़ी में छोटा शुआई को लड़के के हाथ में माचिस याद आई तो उसने जोर से चिल्लाया और तुरंत ही एक रोशनी पिछली बोगी में चमकी। लड़का मशाल लेकर जोर से आगे दौड़ा। उन्होंने मशाल की रोशनी को रिले की तरह युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाया। उस समय उनके हाथों में केवल आग ही नहीं थी, बल्कि गरीबों की उम्मीद भी थी। जैसे ही मशाल बुझी, युद्ध में तुरंत ही पलटाव आया और छोटा शुआई युद्ध कुल्हाड़ी घुमाते हुए चारों ओर मारने लगा। जब तक छोटा शुआई अमीरों के नेता को नियंत्रित नहीं कर सका, तब तक यह युद्ध नहीं रुका। इस समय तक ट्रेन भी सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन जमीन पर पड़ी खूनी लाशें सबको यह याद दिला रही थी कि यह सब वास्तव में हुआ था। एक सम्मानित बुजुर्ग सफेद दाढ़ी छोटा शुआई को समझाने लगे कि यहीं रुक जाओ, क्योंकि जो मर गए हैं वे मर चुके हैं। इतने लोग मर चुके हैं और यह काफी है। लेकिन लू शाओइन इससे सहमत नहीं था। उसका मानना था कि अगर ट्रेन के इंजन तक पहुंचकर उसका नियंत्रण नहीं लिया गया तो सारी कुर्बानियां बेकार जाएंगी और यह सब फिर से होगा। आगे लू शाओइन ने केवल कुछ लोगों के साथ हल्के से आगे बढ़ने का निर्णय लिया, जबकि बाकी लोग पीछे बने रहते। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। वाले कमरे देखे, जहाँ महिलाओं के उपभोग के लिए विभिन्न सब्जियां उगाई गई थी और एक सपनों की जैसी मछली घर जिसमें मछलियां और झींगे बड़ी संख्या में थे। यहाँ तक कि किंवदंती की शैतान मछली भी देखी जा सकती थी। उसके बीच में दीवारों पर लटके हुए सुअर और मुर्गे के मांस का एक ठंडा भंडार था, जिसे उन्होंने कभी अपने सपनों में भी नहीं देखा था। और यह सब कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में था। यहाँ तक कि ताजा और स्वादिष्ट सुशी का भी आनंद लिया जा सकता था। 17 साल तक तिलचट्टे के केक खाने वाले ये लोग ऐसा कभी नहीं देख पाए थे और सभी बड़े चाव से खाने में मग्न थे। इसके बाद वे लोग एक अनोखे दृश्य वाली नर्सरी डिब्बे में पहुंचे। ये बहुत आरामदायक है, लेकिन बच्चों को दी जा रही शिक्षा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं।
छोटे शुआई ने यह सुनकर बहुत गुस्से में आया और तभी एक वेटर ने अंडों से भरी गाड़ी लाकर बांटना शुरू किया, यहाँ तक कि गरीबों को भी मिलने लगे। जब सभी को लगा कि उन्होंने अब समझौता कर लिया और अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया है, तभी वेटर ने मशीन गन निकालकर भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी, यहाँ तक कि 8 महीने की गर्भवती महिलाओं की टीम पर भी। इस समय बालवाड़ी शिक्षक ने भी एक बंदूक निकाल ली और सभी की ओर बेरुखी से हमला किया। सौभाग्य से गरीबों के हत्यारे ने समय पर कार्रवाई की और एक बार में शिक्षक को खत्म कर दिया, पर पीछे के गरीब इतने भाग्यशाली नहीं थे और उनकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि बूढ़े व्हाइट को भी हत्यारे ने सिर में एक गोली मार दी। यह दृश्य देखकर छोटे शुआई के दिल को गहरा आघात पहुंचा, पर उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना ही था। उसने अपने दुख को दबाते हुए अगले डिब्बे की ओर कदम बढ़ाया, जहाँ उसने देखा कि युवक दांत निकलवा रहे थे और अपनी पसंद के कपड़े बनवा रहे थे और फर वाला कपड़ा पहनकर चाय पी रहे अमीर लोग, साथ ही आराम से बाल बनाने वाली अमीर महिलाएं, सभी अमीर लोग थे जो गरीबों के सपने में भी नहीं आ सकता ऐसा जीवन जी रहे थे। तभी हत्यारा पीछा करते हुए आ पहुंचा। अंत में सभी के सहयोग से उसे खत्म किया जा सका, लेकिन उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी और छोटे भाई के साथ आए सभी साथी लगभग मारे गए। और अंत में छोटा शुआई आखिरकार उस इंजन के पास पहुंच गया जिसका वह इंतजार कर रहा था, लेकिन दरवाजे का ताला अंदर की तरफ था जिसे बाहर से खोला ही नहीं जा सकता था। निराश होकर छोटा शुआई ने अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए अपने हाथ से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार जॉन माओगे के प्रयास से शाओ शुआई शांत हुआ और उसने अपने दिल का छिपा रहस्य बताया। असल में जब गरीब लोग ट्रेन में आए थे तो उनके पास कोई खाना नहीं था और उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इंसानों को खाने के। आखिरकार लाओबाई ने अपनी बाह काटकर खुद को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इसी तरह सभी ने इसका अनुसरण किया जब तक कि प्रोटीन की उपस्थिति से यह प्रक्रिया रुक नहीं गई। इसलिए छोटू अपने आप से नफरत करता था क्योंकि उसे मानव मांस का स्वाद पता था। इस समय कर्ली ने भी अपनी सोच व्यक्त की। वह ट्रेन के दरवाजे को विस्फोट कर खोलना चाहता था क्योंकि हर साल जब ट्रेन पुल से गुजरती थी तो वह नीचे खराब पड़े विमान को देखता था। ऊपर की बर्फ कम हो रही है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। उसे लगता है कि बाहर इंसान जीवित रह सकते हैं और अब पहले की तरह बर्फ की मूर्तियों की तरह नहीं जमेंगे। तभी इंजन के दरवाजे खुलते हैं और बाहर आई महिला ने एक गोली मारकर कर्ली को गिरा दिया। फिर उसने छोटू को इंजन के अंदर बुला लिया। यहाँ उसने कथित स्विमिंग मशीन और ट्रेन के कंडक्टर को देखा। कंडक्टर ने गर्मजोशी से छोटे शुआई के लिए एक स्टेक पकाया और फिर चला गया। इस बार का विद्रोह वास्तव में उसने और ओल्ड बाई ने योजना बनाई थी, क्योंकि ट्रेन एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है तो जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। प्राकृतिक चयन से यह असंभव था। केवल तभी जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है। विद्रोह शुरू करना सबसे तेज समाधान है और इसलिए ही छोटा शुआई इंजन के पास आ सका, क्योंकि ट्रेन मास्टर ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना चाहता था। वह बूढ़ा हो चुका था, चाहता था कि सक्षम शवान उसका स्थान ले ले। ड्राइवर की बातों ने शवान को स्तब्ध कर दिया। तभी शवानी दौड़कर इंजन में आई और शवान से माचिस मांगी ताकि बम को जला सके, लेकिन शवान ने उसे धक्का दे दिया। क्या उसने शवानी को मार डाला? अचानक शाओ मई ने अपने पैरों के नीचे से एक आवाज सुनी तो दोनों ने मिलकर फर्श खोला और पाया कि नीचे वही गुमशुदा बच्चे हैं। असल में वहाँ कोई जादुई मशीन नहीं थी। ये सब कुछ निचले वर्ग के लोगों का शोषण करके हासिल किया गया था। छोटे शुआई गुस्से में ट्रेन के संचालक पर हमला कर देता है और बच्चों को बाहर निकालता है। इस बीच जुआन माओगे ने भी बम जला दिया और जल्दी से ट्रेन के आगे के हिस्से में भागा और छोटे शुआई के साथ मिलकर दोनों बच्चों को बीच में सुरक्षित रख लिया। एक बड़े धमाके के साथ ट्रेन पटरी से उतरकर गहरी खाई में गिर गई और टुकड़े टुकड़े होकर पूरी तरह से रुक गई। जब दो बच्चे जागे तो उन्होंने देखा कि विस्फोट में सभी की मृत्यु हो गई थी। वे बाहर निकले और पाया कि बाहर अब उतनी ठंड नहीं रही थी। छोटी मेह ने अपने सिर की टोपी उतार दी और दूर एक चलती हुई ध्रुवीय भालू ने संकेत दिया कि पृथ्वी बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है।